हेलो। चलो मेघा जी एक बार मुझे कंफर्म करिए, वीडियो ऑडियो क्लियर है? हेलो। मेघा जी एक बार मुझे कंफर्म करिए तो वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं, दिन शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। चलो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताइए कि वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है। हेलो। हेलो। चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। एक बार जल्दी से आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं, दिन उसके बाद आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो ये आपका सामान्य हिंदी का सेकंड क्लास है। ठीक है, इससे पहले आपका एक और क्लास हुआ था जिसमें मैंने सिलेबस पर बात किया था। सिलेबस पर हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए थे कि क्या क्या चीजों को आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, आज ही क्या है, सेकंड क्लास है। सामान्य हिंदी का आज क्या है, सेकंड क्लास है। आज की इस क्लास में हम लोग हमारे एक नया टॉपिक भाषा बोध, इसको हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और कल के क्लास में मैंने आप लोग को पर्यायवाची शब्द पढ़ाना शुरू किया था। मैंने बोला था कि हम लोग प्रत्येक क्लास में क्या करेंगे, 3 से 4 शब्दों का पर्यायवाची शब्द याद करते जाएंगे ताकि अंतिम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है ना मेघा जी? चलो शुरू करते हैं फिर आज के इस क्लास को। कल मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, तो कल के क्लास को जिन्होंने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप लोग देखिएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारा पहला टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, सामान्य हिंदी। ठीक है, कल मैंने पूरा बताया था कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट सभी एग्जाम के लिए, चाहे सीजीपीएससी की बात करें, चाहे सीजी व्यापम की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, है ना। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। तो चलो, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जिसको हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए थे, ये इसका दूसरा क्लास है। कल के क्लास में मैंने क्या किया था, सिलेबस पर चर्चा किया था, सिलेबस पर हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए। तो अब आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है, कल मैंने बताया था हमारा पहला टॉपिक है भाषा बोध। ठीक है, भाषा बोध। तो आज की इस क्लास में हम लोग हमारे पहले टॉपिक भाषा बोध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? भाषा बोध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और मैंने कल ये भी बताया था आप लोग को कि प्रत्येक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रत्येक क्लास में पर्यायवाची शब्दों को भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्दों को। पर्यायवाची शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे। और पर्यायवाची शब्द को ही और किस नाम से जानते हैं? समानार्थी शब्द। इसी को समानार्थी समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द, है ना। समानार्थी शब्द मतलब क्या होता है? जब का समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, चलिए। तो कल की क्लास में मैंने आप लोग को जल का पर्यायवाची बताया था। उसके बाद मैंने आप लोग को कमल का पर्यायवाची बताया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग बादल का पर्यायवाची करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग समुद्र का पर्यायवाची करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग रात्रि का पर्यायवाची करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग किरण का पर्यायवाची को याद करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग चांदनी का पर्यायवाची। देखो, हर क्लास के साथ आपको कम से कम 3 से 4 शब्दों का पर्यायवाची शब्द मैं आप लोग को याद कराते चलूंगा। देखो, आपका मेन टॉपिक तो चलेगा, साथ ही साथ रोज हम लोग को आपका पर्यायवाची शब्द भी हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, विनीता जी बताओ वीडियो ऑडियो क्लियर है? चलो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो ऑडियो क्लियर है ना? चलिए। तो कल मैंने पढ़ा था जल का और कमल का। अब आज रिमेनिंग जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं, इन सभी शब्दों के आज मैं आप लोग को पर्यायवाची शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग किसका पढ़ते हैं? बादल का। और कल का क्लास आप सभी ने रिविजन कर लिए होंगे। मैंने आप लोग को बोला भी था कि भैया जो मैंने सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस के बारे में बताया है, उसको आप लोग को याद करके आना है करके। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ सबने अच्छे से उसको पढ़े होंगे, सबका याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए। अब अभी हम लोग पहले बादल का पर्यायवाची याद करेंगे। तो देखो, तो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? इसके लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। जब जब जल के पर्यायवाची में जब जल के पर्यायवाची में जब जल के पर्यायवाची में द शब्द द शब्द जोड़ा जाता है। द शब्द एवं धड़ शब्द जोड़ा जाता है। द एवं धड़ शब्द ना, द एवं धड़ शब्द क्या किया जाता है? जब आपका जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जोड़ा जाता है तब
तब किसका, बादल का पर्यायवाची बनता है, तब बादल का पर्यायवाची बनता है, बादल का पर्यायवाची बनता है। ठीक है, तो कल मैंने आप लोग को किसका, जल का पर्यायवाची आप लोग को याद कराया था। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि आपको करना क्या है, जल के पर्यायवाची में द शब्द और धड़ शब्द जोड़ना है। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है सर, आपने बता तो दिया कि हमको द शब्द जोड़ना है और धड़ शब्द जोड़ना है, तो जो द शब्द जोड़ेंगे तो द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देने वाला। द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देने वाला, अर्थात जल को कौन देता है, कौन देता है, जल, बादल ही तो देता है ना। तो आपको जल के पर्यायवाची में द शब्द जोड़ना है और द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देने वाला, अर्थात जल को देता कौन है, तो जल को बादल के द्वारा ही दिया जाता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमको जल के पर्यायवाची में धड़ शब्द भी जोड़ने हैं। धड़ मतलब होता है आपका धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो जल को धारण करके कौन रखता है, बादल ही तो रखता है। ठीक है, तो ये हमने सीखे कि भैया जल के पर्यायवाची में हमको द शब्द जोड़ना है और धड़ शब्द जोड़ना है। अब चलिए मैं जल का पर्यायवाची लिख रहा हूं, आप लोग को पता होगा जल हो जाएगा, जल के बाद आपका नीर हो जाएगा, नीर के बाद वारी हो जाएगा, वारी के बाद अंबु हो जाएगा, अंबु के बाद तोय हो जाएगा, तोय के बाद आपका पय हो जाएगा। ये सब मैंने कल आप लोग को पूरा जल का पर्यायवाची आप लोग को याद कराया था। ये तो हो गया जल का पर्यायवाची, और बहुत सारे हैं, लेकिन हमको इन्हीं शब्दों में क्या करना है, द शब्द और धड़ शब्द जोड़ने हैं। मैंने कल और बताया था जल के कौन कौन सा और महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। ठीक है, तो चलो हमारा जो कॉन्सेप्ट कह रहा है उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करेंगे। तो पहले हम लोग को क्या करना है, 10 शब्द जोड़ना है। तो चलिए पहले 10 शब्द जोड़िए। तो जल से क्या होगा, जलद, क्या हो जाएगा, जलद। नीर से क्या होगा, नीरद हो जाएगा, होगा बिल्कुल सही है। वारी से क्या होगा, वारिद हो जाएगा, होगा जी वारिद। अंबु से क्या होगा, अंबुद हो जाएगा, क्या, अंबुद। तोय से क्या होगा आपका, तोयद हो जाएगा, क्या होगा आपका, तोयद, है ना। और पै से क्या होगा आपका, पयोद हो जाएगा, क्या होगा आपका, पयोद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब किसका पर्यायवाची हो गया, ये आपका बादल का। क्या आपको इसको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट बस को आपको ध्यान में रखना है कि जल के पर्यायवाची में आपको क्या जोड़ना है, द शब्द और धड़ शब्द। तो आपने 10 शब्द जोड़कर इतने सारे पर्यायवाची बना लिए, किसके, बादल के बना लिए। ठीक है, अब आपने 10 शब्द तो जोड़ दिया, अब किसकी बारी है, धड़ शब्द जोड़ने की, है ना। आपने 10 शब्द तो जोड़ दिया, अब किसकी बारी है, धड़ शब्द जोड़ने की। चलो अब जल में धड़ शब्द जोड़िए तो क्या होगा, देखो जल में जोड़ो तो क्या होगा, जलधर होगा, बिल्कुल सही है भाई, जलधर होगा। नीर में जोड़ो धड़ शब्द तो क्या होगा आपका, नीरधर होगा, बिल्कुल सही है, होगा, है ना। वारी में जोड़िए तो क्या होगा, वारीधर होगा, बिल्कुल सही है, वारीधर होगा। आगे बात करते हैं, अंबु में जोड़िए तो क्या होगा, अंबु में अगर आप धड़ शब्द जोड़े तो क्या होगा आपका, अंबुधर हो जाएगा, अंबुधर। उसके उसके बाद आप तोय में जोड़िए तो तोय में जोड़ोगे तो क्या होगा आपका, तोयधर हो जाएगा। तोय के बाद आप पै में जोड़िए तो क्या होगा आपका, पैधर या पयोधर हो जाएगा। ठीक है, पयोधर। ये सब किसका पर्यायवाची है, ये सब आपका किसका, बादल का पर्यायवाची। तो इतने सारे अभी हमने पर्यायवाची पढ़ा बादल का, जलद, नीरद, वारिद, अंबुद, तोयद, पयोध, जलधर, वारीधर, तोयधर, नीरधर, अंबुधर, पयोधर। तो इसको आप लोग को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जल का पर्यायवाची याद करिए, और कॉन्सेप्ट को बस आपको ध्यान में रखना है कि जब जल के पर्यायवाची में आप द और धड़ शब्द जोड़ते हो तब किसका बनता है, तब बादल का पर्यायवाची बनता है। आशा कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट बेस वाले नाम। अब इसके कुछ विशेष नाम भी है, कुछ विशेषता भी है, जैसे कि बादल को मेघ बोलते हैं, बादल को घटा बोला जाता है, बादल को वर्तजन्या, बादल को वर्तजन्या, वर्तजन्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके व्यापम के एग्जाम में कि वर्तजन्या ये किसका पर्यायवाची होता है, तो आपका बादल का पर्यायवाची होता है ना। तो बादल को मेघ कहते हैं, घटा कहा जाता है, वर्तजन्या कहते हैं। साथ ही साथ बादल को आपका जीमूत, इसको जीमूत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीमूत के नाम से। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीमूत वाहन किसका पर्यायवाची है। देखो बादल किसके वाहन होते हैं, इंद्र जी के। तो अगर जीमूत वाहन की बात करेंगे तो वो इंद्र का पर्यायवाची है, लेकिन अगर जीमूत बोलेगा तो जीमूत किसका पर्यायवाची होता है, जीमूत होता है जो आपका बादल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची होता है, बादल का पर्यायवाची होता है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आशा कर रहा हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोग को। तो क्या क्या मैंने बताया, आपको करना क्या है, जल के पर्यायवाची में 10 शब्द और धड़ शब्द जोड़ने हैं, तो किसका बन जाएगा, बादल का। जैसे जल का जलद, नीर का नीरद, वारी का वारिद, अंबु का अंबुद, तोय का तोयद, पय का पयोद हो जाएगा। आपने धड़ शब्द जोड़ा तो जलधर, नीरधर, वारीधर, अंबुधर, तोयधर, पैधर आपका, उसके बाद आपका पयोधर हो जाएगा। फिर मैंने विशेष नाम बताया, मेघ, घटा, वर्तजन्या, जीमूत, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सब आपका बादल के पर्यायवाची होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, है ना। मेघ, घटा, वर्तजन्या, जीमूत। साथ ही साथ इसको घन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, घन के नाम से भी जानते हैं किसको, बादल को। तो ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, बादल के पर्यायवाची। आशा कर रहा हूं आप लोग को बादल का पर्यायवाची अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म करो, बादल का पर्यायवाची आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने बादल का पर्यायवाची कर लिए। अब इसके बाद करेंगे समुद्र का, फिर रात्रि का, फिर किरण का, फिर चांदनी का। फटाफट बताइए जल्दी से, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, है ना। कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार कंफर्म करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग बताइए कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो जल्दी से, वंदना, विनीता, मेघा, चलो जल्दी से आंसर करिए। आया आप लोग को समझ में, आप लोग मैं कमेंट देख ले रहा हूँ, है ना। चलो राधे राधे सभी को। आगे समझ में एक बार जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
आ गया, चलो बहुत बढ़िया, मेघा जी आ गया ना, चलो। और प्रॉपर रूप से आप लोग को नोट्स बनाते चलना है और एक भी क्लास मिस नहीं करना, अगर क्लास मिस करोगे तो फिर वही दिक्कत होगा, क्योंकि सभी क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए क्लास आप लोग को मिस नहीं करने हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो ये मैंने अभी किसका आप लोग को बादल का पर्यायवाची बता दिया, अब किसका करेंगे, समुद्र का। समुद्र का करेंगे, है ना। पहले समुद्र का पढ़ लेते हैं, उसके बाद रात्रि किरण और चांदनी का पढ़ेंगे। देखो अब समुद्र का पर्यायवाची कैसे हम लोग बनाएंगे। समुद्र का पर्यायवाची देखिए ना, समुद्र का पर्यायवाची अभी हम लोग क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, जब जब जल के पर्यायवाची में, जब जल के पर्यायवाची में, जब जल के पर्यायवाची में निधि या धी शब्द जोड़ा जाता है, निधि निधि या धी शब्द, निधि या धी शब्द क्या है आपका, जोड़ा जाता है, निधि या धी शब्द जोड़ा जाता है, जोड़ा जोड़ा जाता है, निधि या धी शब्द जोड़ा जाता है, तब किसका पर्यायवाची बनता है, तब समुद्र का पर्यायवाची बनता है। किसका, समुद्र का। तब समुद्र का क्या बनता है, पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची बनता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है सर आपने बता तो दिया कि जल के पर्यायवाची में हमको निधि या धी शब्द जोड़ने हैं, तो आखिर ये निधि या धी शब्द का अर्थ क्या होता है। ये जो आपका निधि शब्द हो गया या ये जो आपका धी शब्द हो गया, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है खजाना। इसका अर्थ क्या होता है, खजाना। आप ही बताओ कि जल का खजाना कहाँ होता है, जल का खजाना कहाँ होता है, समुद्र में ही होता है। समुद्र में देखिए क्या पूरा जल ही जल होता है, ठीक है। चलो अब उसी को ध्यान रखते हुए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग समुद्र के पर्यायवाची को बनाते हैं। तो अगेन मैं जल के पर्यायवाची को लिख रहा हूँ, देखो जल हो जाएगा, जल के बाद आपका नीर हो जाएगा, नीर के बाद आपका वारी हो जाएगा, वारी के बाद आपका अंबु हो जाएगा, अंबु के बाद आपका तोय हो जाएगा, तोय के बाद आपका पय हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची है, जल के पर्यायवाची, जो मैंने कल आप लोग को पढ़ाए हैं। अब जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को वर्क करना है। पहले क्या करना है, आपको निधि शब्द जोड़ना है। क्या करना है, निधि शब्द, है ना। पहले आपको क्या करना है, जो आपका निधि शब्द जोड़ना है, तो चलिए जोड़िए निधि शब्द। तो क्या होगा आपका, जल निधि, क्या हो जाएगा, जल निधि। जल निधि के बाद यहाँ क्या होगा आपका, नीर निधि होगा, नीर निधि। नीर निधि के बाद क्या हो जाएगा, जो आपका वारी निधि, क्या होगा आपका, वारी निधि हो जाएगा। वारी निधि के बाद हो जाएगा आपका अंबु निधि, ठीक है, अंबु निधि हो जाएगा। अंबु निधि के बाद क्या होगा आपका, तोय निधि, ठीक है, तोय निधि हो जाएगा। और तोय निधि के बाद क्या होगा आपका, पय निधि हो जाएगा, ठीक है, पय निधि। बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वही है, जल का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं कर रहे हो आप, निधि शब्द तो जोड़ रहे हो, तो आपने निधि शब्द जोड़ दिया, इतना सारा बना ले, किसका बन गया, समुद्र का। अब क्या करना है आपको, धी शब्द भी जोड़ना है। अब चलो जल में जोड़िए तो क्या होगा, जलधि होगा जी, जलधि, है ना। नीर शब्द में जोड़िए धी शब्द, तो क्या होगा आपका, नीरधि, क्या होगा, नीरधि, ठीक है। अगर आप वारी शब्द में जोड़ोगे तो क्या होगा आपका, वारिधि होगा, क्या होगा, वारिधि। वही अगर आप अंबु शब्द में जोड़ोगे, अंबु में, तो क्या होगा, अंबुधि होगा, क्या होगा, अंबुधि। उसी प्रकार अगर आप तोय शब्द में जोड़ोगे तो क्या होगा, तोयधि होगा, क्या होगा आपका, तोयधि होगा, है ना। उसी प्रकार आप पै शब्द में जोड़ोगे तो क्या होगा आपका, क्या होगा जी आपका, पैधि, है ना, पैधि, पैधि हो जाएगा ये सब किसका पर्यायवाची होता है, ये सब आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ को रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को बस ध्यान रखना है। आपको जल के पर्यायवाची में निधि या धी शब्द जोड़ने हैं, ठीक है। चलो अब और देखते हैं, ये तो आपका कॉन्सेप्ट बेस वाले नाम हो जाएंगे। और समुद्र को और किस किस नाम से जानते हैं, तो समुद्र को क्या बोलते हैं, सागर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सागर। सागर के साथ साथ रत्नाकर, रत्नाकर बोलते हैं, ठीक है। सागर, सागर के साथ रत्नाकर, रत्नाकर के साथ इसको कंपति, है ना, कंपति, कंपति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, कंपति के नाम से भी जानते हैं, किसको, समुद्र को, ठीक है। साथ ही साथ आपका समुद्र को और किस नाम से जानते हैं, नदीश, किस नाम से जानते हैं जी आपका, नदीश। अब अगर नदी शब्द को आप तोड़ोगे, नदी शब्द को तोड़ोगे तो कैसा होगा आपका, नदी धन ईस, क्या होगा, नदी धन ईस। तो नदी मतलब तो समझ गए, नदी की बात हो रहा है, और ईस मतलब स्वामी। तो आपका नदियों का स्वामी किसे कहा जाता है, समुद्र को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि समुद्र में ही सभी नदियां जाकर क्या होती है, आपको मिल जाती है। आगे सबको समझ में। तो आपका सागर, रत्नाकर, कंपति, नदी, साथ ही साथ और क्या बोलते हैं, साथ ही साथ आपका समुद्र को सिंधु, ठीक है, सिंधु, सिंधु के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ समुद्र को वन निधि, वन निधि के नाम से भी जानते हैं, वन निधि के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका समुद्र को अर्णव, ठीक है, इसको अर्णव के नाम से भी जानते हैं। देखो ये सब किसके पर्यायवाची है, समुद्र के। सागर, रत्नाकर, कंपति, नदी, सिंधु, वन निधि, अर्णव, ये सब किसके पर्यायवाची है, समुद्र के पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। साथ ही साथ समुद्र को और किस नाम से जानते हैं, समुद्र को आपका पारावार, समुद्र को पारावार, ये पूछा गया प्रश्न है, पारावार बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई कि पारावात, पारावात किसका पर्यायवाची होता है, तो पारावात किसका होता है, कबूतर का होता है। पारावात किसका होता है, कबूतर का होता है। लेकिन वही अगर पारावार बोलेगा तब किसका पर्यायवाची होता है, आपका समुद्र का होता है। सभी तथ्यों को आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो क्या क्या बता दिया, देखो मैंने समुद्र के पर्यायवाची में कुछ नहीं करना है, जल के पर्यायवाची में आपको निधि या धी शब्द जोड़ना है। आपने वही बस किया है। देखो जलधि, यहाँ पर जलधि, नीरधि, वारिधि, अंबुधि, तोयधि, पयधि। फिर आपने निधि शब्द जोड़े, जल निधि, नीर निधि, वारी निधि, अंबु निधि, तोय निधि, पय निधि। आपने और क्या क्या इसके याद किए,
जो विशेष नाम है सागर, रत्नाकर, कंपति, नदी, सिंधु, वन निधि, अर्णव, पारावार, ठीक है, ये सब किसका पर्यायवाची होता है? ये सब आपका किसका? समुद्र का पर्यायवाची होता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, किसका होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। साथ ही साथ समुद्र को एक और नाम से जानते हैं, समुद्र को आपका उदधि, है ना, इसको उदधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? उदधि के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आप लोग को याद रखना है ना। इस प्रकार से अभी हमने क्या किया? इस प्रकार से अभी हमने समुद्र के पर्यायवाची को हमने याद किया, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देख लिए? अभी पहले हमने किसका पर्यायवाची याद किया था? बादल का। बादल के बाद अभी मैंने किसका बता दिया आप लोग को? समुद्र का, ठीक है। तो जल परिवार हमारा पूरा खत्म होता है, हमने जल खत्म कर लिए, बादल, है ना, मतलब कमल, इसके पर्यायवाची हमने याद कर लिए, बादल का भी हो गया और समुद्र का भी हो गया। अब किसका किसका पढ़ेंगे? रात्रि का, किरण का और चांदनी का। इन तीनों शब्दों का और पर्यायवाची कर लेते हैं, फिर हमारा आज पहला टॉपिक को शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि रोज हम लोग को 3 से 4 शब्दों का पर्यायवाची याद करते चलना है, ताकि अंत में कोई बर्डन ना हो। चलो, अब किसका याद करते हैं? रात्रि का, किरण का और चांदनी का। फटाफट याद करते हैं, है ना। चलो, रात्रि का, किरण का और चांदनी का। और आप लोग को पूरा ईमानदारी से क्लास में जितना क्लास में चीजों को कराया जा रहा है, सभी को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को याद करके आना है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आप ऑफलाइन मेरे सामने रहते तो मैं रेगुलर बेसिस पे पूरा पूछता हूँ, जितना पढ़ाता हूँ, लेकिन अब ऐसा है ऑनलाइन वाला है, तो इसीलिए ईमानदारी से आपको क्या करना है? आपको पूरे चीजों को याद करना है। चलिए, अब देखिए, सबसे पहला चीज अभी हम लोग क्या करेंगे? रात्रि का पर्यायवाची को पहले देख लेते हैं। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? देखो, निशा, निशा हो जाएगा, निशा के साथ साथ रजनी, रजनी, रजनी के साथ साथ विभा, विभा के साथ साथ विभावरी, विभावरी के साथ साथ आपका सरवरी, ये पूछा गया था सरवरी, सरवरी के साथ साथ याद रखना आप लोग को, सरवरी के साथ साथ निशीथ, निशीथ के साथ साथ आपको याद रखना है छपा, छपा के साथ साथ आपको याद रखना है छनदा, छनदा के साथ साथ आपको याद रखना है यामिनी, 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 यामिनी के साथ साथ आपको याद रखना है तम, तम के साथ साथ याद रखना है आपको तमस, तमस के साथ साथ आपको याद रखना है तिमिर, तिमिर के साथ साथ आपको याद रखना है अंधेरा। ये सब किसका पर्यायवाची होता है? ये सब होता है आपका रात्रि का। देखो, एक बार में तुरंत नहीं हो पाएगा, एक बार में सभी जितने पर्यायवाची इसको आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन ये है, सुने हो आप, सुने हो तो सपोज अगर ये क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन से बना सकते हो। लेकिन वही है ना, पर्यायवाची को अगर पढ़े नहीं रहोगे तो बिल्कुल बनाने में दिक्कत वाली बात हो जाती है, लेकिन अगर पढ़े हो तब आपसे वो बनने के पॉसिबिलिटी होती है, बन जाता है, ठीक है। बस रिविजन होना चाहिए अच्छे से। तो मैंने रात्रि का पर्यायवाची बता दिया, निशा, रजनी, विभा, विभावरी, सरवरी, निशीथ, छपा, छंदा, यामिनी, तम, तमस, तिमिर, अंधेरा, ठीक है। और क्या बोलते हैं? रात बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि रात किसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाकी आप याद कर लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निशीथ किसका पर्यायवाची होता है, सरवरी किसका पर्यायवाची होता है, यामिनी किसका पर्यायवाची होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, ये सब क्या है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये मैंने किसका बता दिया? रात्रि का। वापस से देखिए, निशा, रजनी, विभा, विभावरी, सरवरी, निशीथ, छपा, छनदा, यामिनी, रात, तम, तमस, तिमिर, अंधेरा, ठीक है। ये सब किसका पर्यायवाची है? रात्रि का पर्यायवाची है। अब रात्रि के बाद हम लोग किसका पर्यायवाची याद करेंगे? रात्रि के बाद अभी हम लोग किसका याद करेंगे जी? किरण का, ठीक है। ईमानदारी से कल आप लोग के सबको अच्छे से इसको याद करके आना है। अब हम लोग किसका याद करते हैं? किरण का, ठीक है। किरण का, किरण का क्या क्या पर्यायवाची होता है? देखिए, किरण का क्या क्या पर्यायवाची होता है, याद करिएगा। किरण का होता है जो आपका ज्योति, ज्योति हो जाएगा, ज्योति के साथ साथ दीप्ति हो जाएगा, दीप्ति के साथ साथ प्रभा हो जाएगा, प्रभा के साथ साथ आपको याद रखना है रश्मि, रश्मि के साथ साथ आपको याद रखना है अंशु, अंशु के साथ साथ आपको याद रखना है कर, कर के साथ साथ आपको याद रखना है मयूख, ठीक है, मयूख, मयूख के साथ साथ आपको याद रखना है मरीचि, ठीक है। मरीचि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने बताया सबको याद रखना है। देखो, स्पेशली इसमें गर्ल्स के नाम आ रहे हैं, है ना, मतलब देखो यहाँ पास किरण, ज्योति, दीप्ति, प्रभा, रश्मि, कर, मयूख, मरीचि, अंशु, ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब आपका किरण का पर्यायवाची है। अच्छे से आप लोग को इसको ध्यान में रखना है, आगे सबको समझ में, ठीक है। पूरा गर्ल्स लोग के जो नाम है ना, देख रहे होगा आप लोग, आपके दोस्तों का भी नाम होगा इन सब में। तो देखो, आपका ज्योति, दीप्ति, प्रभा, रश्मि, अंशु, कर, मयूख, मरीचि, ये सब किसका पर्यायवाची होता है? किरण का। साथ ही साथ किरण को प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। ये सब आपका किरण का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब इसमें एक शब्द दिख रहा होगा आपको, एक शब्द दिख रहा है, कर शब्द आपको दिख रहा है, कर शब्द। तो कर शब्द को, कर शब्द के आपको 2-3 अर्थ होते हैं। जैसे कि देखो, अभी आपने याद किया, कर मतलब क्या होता है? किरण होता है, बिल्कुल सही है। कर मतलब टैक्स भी होता है, कर मतलब हाथ भी होता है, और कर मतलब हाथी का सुंड भी होता है। क्या होता है? हाथी का सुंड, हाथी का सुंड भी होता है। अर्थात देखो, कर तो एक ही शब्द है, कर तो आपका एक ही शब्द है, लेकिन इसके अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इसको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको अनेकार्थी शब्द के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने किसका बता दिया आपको? किरण का भी बता दिया। साथ ही साथ इसमें हमने देखिए, जो कर शब्द है, कर शब्द की आपका बहुत सारे अर्थ है। देखो, आपका किरण,
किरण भी बोलते हैं कर को टैक्स भी कहते हैं, कर को हाथ भी कहते हैं और कर को हाथी का सूंड भी कहा जाता है। अच्छा, एक और शब्द देखिए, देखो मरीची, ये पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना, स्टार में कर रहा हूँ। देखो मरीची, मरीची मतलब क्या होता है जी? मरीची मतलब वही मैंने बताया, हम लोग ने पढ़ा, मरीची मतलब क्या होता है? किरण होता है। लेकिन वही अगर ऐसा बोलता कि मारीची, मारीची का अर्थ क्या होता है? तो मारीची का अर्थ क्या होता है? मारीची का अर्थ होता है आपका सूर्य। और वही अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि मारीच, मारीच का अर्थ क्या होता है? तो मारीच का अर्थ क्या होता है? हाथी होता है। मारीच का अर्थ क्या होता है? हाथी होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हमने किरण का भी पढ़ लिए। अब एक और शब्द है, फिर खत्म हो जाएगा आज का जो हम लोग शब्द लिए हैं, है ना? जल का हो गया, कमल का हो गया, बादल का हो गया, समुद्र का हो गया, रात्रि का हो गया, किरण का हो गया। अब किसका बचा? चांदनी का। चलिए अब चांदनी का पर्यायवाची जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा ये पर्यायवाची आज से खत्म होगा, फिर हम लोग मेन टॉपिक में चलेंगे। चांदनी का पर्यायवाची करते हैं। तो चांदनी का सबसे पहले याद रखना है चंद्रिका। चांद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका हो जाएगा। चंद्रिका के साथ साथ आपको याद रखना है ज्योत्सना। क्या याद रखना है? ज्योत्सना। ज्योत्सना के साथ साथ आपको याद रखना है जुनहाई। जुनहाई, ठीक है, जुनहाई। जुनहाई के साथ साथ आपको याद रखना है कौमुदी। ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, चांदनी के जितने पर्यायवाची बताए सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चंद्रिका, ज्योत्सना, जुनहाई, कौमुदी, ये सब चांदनी का पर्यायवाची होता है। चांदनी मतलब चांद की प्रकाश की किरण की बात हो रहा है ना, उसी को चांदनी कहा जाता है। तो चांदनी का पर्यायवाची होगा आपका चंद्रिका, ज्योत्सना, जुनहाई और आपका कौमुदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे सबको समझ में। ठीक है, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि यहाँ तक आप लोग को चीजें समझ में आई कि नहीं। अभी तक मैंने क्या क्या बताया आप लोग को? मैंने आप लोग को बताया भैया, ये आपका बादल का पर्यायवाची क्या होता है ना? समुद्र का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, और रात्रि का, किरण का, चांदनी का, इन सब के पर्यायवाची के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया। बताओ जल्दी से कंफर्म करिए, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? चलो आंसर करिए, फटाक से आंसर आंसर करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो जी, इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक में बढ़ते हैं। विनीता, मेघा, वंदना, बताओ जल्दी से, आगे समझ में यहाँ तक? आगे बढ़ूं मैं? नोट्स प्रॉपर रूप से आप लोग को बनाते चल रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगा आप लोग को, बस नोट्स प्रॉपर रूप से बनाते चलिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोग को समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वंदना जी का, विनीता जी का मैसेज आ गया। मेघा जी आपको आया कि नहीं आज समझ जी? मेघा जी, कुछ नहीं है, बस पर्यायवाची शब्द याद करने हैं इन लोग को, है ना? जितने भी मैंने शब्द आप लोग को बताया सभी को आप लोग को याद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया हमारा किसका? रात्रि का, किरण का और चांदनी का पर्यायवाची। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमारा पहला टॉपिक पढ़ना प्रारंभ करेंगे, और हमारा पहला टॉपिक का नाम क्या है? भाषा बोध। चलिए अब हमारे हिंदी का पहला टॉपिक हम लोग अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम क्या है? भाषा बोध। ठीक है, अब एकदम ध्यान सब सुनते चलिएगा। भाषा बोध, भाषा बोध हमारे पहले टॉपिक का नाम है हिंदी का। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम है भाषा बोध। तो सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि भाषा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा, आखिर भाषा किसे कहा जाता है? चलो यहाँ से क्वेश्चन आता है, भाषा की परिभाषा, आखिर भाषा किसे कहा जाता है? एकदम ध्यान सुनिए, भाषा किसे कहते हैं। देखो, तो भाषा वह माध्यम या साधन होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मैं भी अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से कर पा रहा हूँ? भाषा के माध्यम से कर पा रहा हूँ, है ना? तो ध्यान रखना, भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। आगे समझ में? चलो अब इसी को हम लोग पूरा लिखते हैं, बढ़िया। तो ध्यान रखिए, देखो भाषा, भाषा, भाषा संस्कृत के, भाषा संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना है। किससे? भास धातु से। भाषा संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना है। ठीक है, मिलकर क्या है जब आपका बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? देखो, भाषा संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। जिसका अर्थ क्या होता है? विचार, विचार प्रकट करना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भास धातु का अर्थ क्या होता है? तो विचार प्रकट करना। मैंने बताया कि भाषा संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। ठीक है, फिर बताओगे कि भाषा, भाषा वह माध्यम या साधन है। भाषा, भाषा वह माध्यम, भाषा वह माध्यम या साधन है। भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक, है ना, दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का, अपने अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान
करता है, ये आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसको मैं बढ़िया एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि देखो, भाषा व माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, है ना, ये एक व्यक्ति हो गया, ये आपका दूसरे व्यक्ति या समूह तक, ठीक है, ये आपका दूसरे व्यक्ति या समूह तक, दूसरे व्यक्ति या समूह तक क्या करेगा, जैसे कि दूसरा व्यक्ति हो गया, या मैं बना दिया, ये समूह बना दिया, तो दूसरे व्यक्ति या समूह तक क्या करेगा, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। किसका? विचारों का क्या करता है जी? आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो भाषा व माध्यम या क्या आपका साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सीधी सी बात है, मैं भी अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से कर रहा हूँ? भाषा के माध्यम से ही तो कर रहा हूँ ना। चलो, तो ये हो जाएगा परिभाषा। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा है कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि ठीक है सर, हमको परिभाषा भी समझ में आ गया, लेकिन यहाँ एक शब्द आ रहा है धातु। तो धातु का अर्थ क्या होता है? क्योंकि ये व्यापक में पूछे गए प्रश्न है, आपसे पूछेगा धातु मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे धातु किसे कहेंगे? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के जो मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप, इसी को क्या कहा जाता है? आपका धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। स्टार मार्क कर लेना, व्यापक में पूछा गया प्रश्न है धातु क्या होता है, तो क्रिया के मूल रूप को ही आपका धातु कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे कि देखो, पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है। जैसे कि लिखना ये भी क्या आपका क्रिया। जैसे कि गाना भी क्या आपका क्रिया। जैसे कि खाना, ये भी क्या है? आपका क्रिया है। लेकिन इन सब में अगर आपसे धातु पूछेगा, इन सब में धातु कौन सा है, तो पढ़ना में पढ़ धातु हो जाएगा, पढ़ना में पढ़ धातु, लिखना में आपका लिख धातु हो जाएगा, गाना में गा धातु हो जाएगा, खाना में आपका खा धातु हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना बोल रहे तो क्रिया हो गया, लेकिन अब इसमें पढ़ना में धातु बोलोगे तो पढ़ धातु हो जाएगा, लिखना में धातु बोलोगे तो लिख हो जाएगा, गाना में अगर धातु बोलोगे तो गा हो जाएगा, खाना में अगर धातु बोलोगे तो क्या होगा? खा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, एक में आप लोग पढ़े होंगे, प्रत्यय होता है और एक उपसर्ग होता है। हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग को शब्द के पहले लगाते हैं जबकि प्रत्यय को शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पास धातु है, पढ़ लिख गा खा, ये सब क्या आपका धातु है ना। ऊपर का तो क्रिया हो जाएगा और नीचे का क्या है आपका धातु, ये नीचे का धातु है। तो अगर इन सभी धातु के अंत में अगर आपने ना प्रत्यय जोड़ दिया, सपोज देखो, पढ़ में आपने ना प्रत्यय जोड़े तो पढ़ना हो जाएगा, लिख में आपने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखना हो जाएगा, गा में आपने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो गाना होगा, खा में आपने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो खाना हो जाएगा। तो अगर आप धातु में ना प्रत्यय को जोड़ देते हो, अगर आप धातु में ना प्रत्यय को जोड़ देते हो, तब किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। किसका? जब क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया तो सबको पता होगा, जिस शब्द से किसी कार्य का होना करना पाया जाए या समझा जाए वही क्रिया कहलाता है। पढ़ना क्रिया, लिखना क्रिया, गाना क्रिया, खाना क्रिया, सब है ना। लेकिन पढ़ना में धातु कौन सा है? पढ़, लिखना में धातु लिख है, गाना में धातु गा है और खाना में धातु आपका खा हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बात करते हैं, ये तो हो जाएगा धातु क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट इसको स्टार में कर लेना, क्रिया के मूल रूप को ही आपका धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़ना क्रिया है तो आपका पढ़ना में धातु कौन सा हो जाएगा? आपका पढ़ हो जाएगा। आगे समझ में? चलो, अब ये तो भाषा की परिभाषा बता दिए, एक और परिभाषा से क्वेश्चन आता है भाषा का। देखिए, भाषा ध्वनि का समूह होता है। भाषा भाषा ध्वनि का भाषा ध्वनि का क्या होता है जी? समूह होता है। भाषा ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है, जो हमारे कहा मुख से ना, जो हमारे मुख से क्या होता है जी? उच्चारित होता है, जो हमारे मुख से उच्चारित होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, भाषा किसका समूह होता है? ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है। क्वेश्चन कैसा पूछता है कि भाषा किसका समूह होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि भाषा किसका समूह होता है, तो क्या बताओगे कि भाषा ध्वनि का समूह होता है जो कहाँ से उच्चारित होता है? हमारे मुख से उच्चारित होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है ना। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। जैसे कि देखो, ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है ना, अभी इसको जन्म हुए 3 से 4 महीना हो रहा है। ठीक है, अब क्या इस छोटे से बच्चे को स्टार्टिंग से बोलना आ जाता है? क्या बोलना तो नहीं आएगा, इसको स्टार्टिंग से कहाँ बोलना सीखेगा? नहीं आएगा ना। लेकिन इस बच्चे को अपने भावों को अपने माँ तक पहुंचाना है, इस बच्चे को अपने भावों को अपने माँ तक पहुंचाना है। तो ये बच्चा क्या करेगा? बच्चा रोना शुरू करेगा। बच्चा क्या करेगा? रोना शुरू करेगा। रोना शुरू कर रहा है मतलब क्या उत्पन्न कर रहा है? ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। तो ये जब रोना शुरू करेगा, है ना, तो इसकी मम्मी को पता लग जाएगा कि हाँ, मेरे बेटे को कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। ठीक है, मतलब वो जो रो रहा है, मतलब वो जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, वो उसके लिए, बच्चे के लिए क्या बन गया? भाषा बन गया। ये तो बोला जा रहा है कि भाषा किसका समूह है? भाषा ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से क्या होता है? जब आपका उच्चारित होता है, जो हमारे किससे? मुख से उच्चारित होता है। बताओ जल्दी से, विनीता, वंदना और मेघा जी, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है ना? सीधी सी बात है यार, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। धातु किसे कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाएगा। तो भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या भाषा ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है। सीधी सी बात। बताओ, आ गया सबको समझ में? यहाँ तक जो भी तथ्य मैंने आप लोग को बताया, सभी को चीजें क्लियर हुई? चलो, मेघा जी का कहना है आ गया,
वंदना जी आपको भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। अब इजीली आप बता लोगे भाषा किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, डायग्राम को याद रखना। भाषा वह माध्यम में साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन, देखो ये पूछा गया था कि धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और ये पूछा गया था कि भाष धातु का अर्थ क्या होता है, तो विचार प्रकट करना। और क्या पूछा गया था कि भाषा किसका समूह होता है, तो ध्वनि का समूह होता है। ये तीनों क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। अभी अभी हम लोग अब जानते हैं भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अर्थात भाषा को सीखने के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो ध्यान रखना, भाषा को सीखने के अगर मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता हूं तो तीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कितने जब पर तीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। पहला क्या होगा, पहला आपका जिज्ञासा, पहला क्या होगा जिज्ञासा, पहला जिज्ञासा। ठीक है, पहला जिज्ञासा। और दूसरा आप लोग को ध्यान रखना है, दूसरा होगा जी आपका अनुकरण, दूसरा क्या होगा अनुकरण हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा जी आपका अभ्यास। जिज्ञासा, अनुकरण और आपका अभ्यास। ठीक है, ये भाषा को सीखने के तीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिज्ञासा, अनुकरण और आपका अभ्यास। अब जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। ठीक है, जानने की इच्छा। और अनुकरण मतलब क्या होता है आपका याद करना। अनुकरण मतलब याद करना, या बोल सकते हैं नकल करना, याद करना या नकल करना। ठीक है, नकल करना। उसके बाद आपका तीसरा अभ्यास मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना। अभ्यास मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना। ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। मैंने बोला कि भाषा को सीखने के ये तीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिज्ञासा, अनुकरण, आपका अभ्यास। अब देखो, अगर आपको भाषा को सीखना है तो आपके मन में सबसे पहले भाषा के प्रति क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे इसको सीखना है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, आपके मन में वो जानने की इच्छा आना चाहिए, तब आप उसको सीख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा आप गाड़ी सीखिए, मैं आपको बोलूंगा गाड़ी सीखिए, अब आपके मन में वो जिज्ञासा है ही नहीं कि मुझे गाड़ी सीखना है। आपका मन आपको नहीं बोल रहा है कि इसको आपको करना है, तो आप कैसे इस चीज को करोगे। तो वही चीज तो बता रहा हूँ कि कोई भी चीज को आपको करना है, कोई भी काम को आपको करना है, तो सबसे पहले उस काम के प्रति आपके मन में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। लेकिन ध्यान रखना, जिज्ञासु पूछेगा, जिज्ञासु जिज्ञासु अगर पूछेगा जिज्ञासु, तो जिज्ञासु मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, है ना, ये जिज्ञासु कहलाता है। मतलब अगर आपको भाषा को सीखना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, जिज्ञासु बनना पड़ेगा। अर्थात आपको जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, लेकिन जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो जाएगा। आगे समझ में, चलो है ना। आगे बात करते हैं अनुकरण। अब देखो, आपने जो भी चीजें सीखी है, देखो आपने पहले जिज्ञासा दिखाया कि मुझे भाषा को सीखना है, तो अब उस भाषा के रिगार्डिंग आपने जो भी चीज सीखे हैं, आप उसको क्या करोगे, अनुकरण करोगे, याद करोगे। क्या करोगे, अनुकरण करोगे, याद करोगे, है ना। अनुकरण करना मतलब याद करना, नकल करना। और तीसरा मेजर स्टेप क्या है आपका, अभ्यास। अभ्यास मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना। अब देखो, आपने जो भी चीज याद की है, आपने जो भी चीज याद की है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार दोहराना पड़ेगा। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई चीज को पढ़ते हैं, एक बार में याद हो जाता है तो हम लोग एकदम श्योर हो जाते हैं कि अब तो ये हमारा याद हो गया। लेकिन वो कुछ टाइम तक रहता है, जब तक आप चीजों को बार बार नहीं दोहराओगे, वो लंबे समय तक आपको याद नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप बार बार दोहराओगे तो वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, मतलब वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। आगे सबको समझ में। तो भाषा को सीखने के तीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। अगर आपके मन में भाषा को जानने की इच्छा है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, इसको जल्दी सीख पाओगे। अर्थात आपको बनना क्या पड़ेगा, जिज्ञासु बनना पड़ेगा। दूसरा अनुकरण। अनुकरण मतलब होता है याद करना, नकल करना। अब आपने जो भी चीज सीखा है उसको क्या करोगे, अनुकरण करोगे, याद करोगे, बार बार क्या करोगे, उसको याद करोगे ना। और तीसरा आपका अभ्यास, बार बार दोहराना। अभ्यास मतलब बार बार दोहराना। अब जो भी चीज आपने सीखा उसको क्या करोगे, बार बार दोहराओगे। अगर आप बार बार दोहराओगे तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, अर्थात तो इस साहित्य को प्राप्त कर लेगा। तो एक आपका तीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। ये मैं केवल भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज के लिए हो ना, किसी भी चीज के लिए तीनों चीज फॉलो होता है। गाड़ी सीखना है तो पहले जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ मुझे गाड़ी सीखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अनुकरण करना है, मतलब नकल करना है, या आपको याद करना है। जैसे कि हाँ ये गाड़ी का एक्सीलेटर है, ये गाड़ी का गियर है, ये गाड़ी का आपका ब्रेक है, ये सब। उसके बाद क्या करना है, आपको अभ्यास करना है। क्या बिना अभ्यास किए आप गाड़ी सीख सकते हो, नहीं। आपको बार बार चीजों को दोहराना पड़ेगा, बार बार आपको गाड़ी चलाकर देखना पड़ेगा, तभी तो आप सीखोगे। वही चीज तो है ना। तो आपको भाषा को सीखने के तीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये भी आप लोग को याद होगा। आगे हम लोग बात करते हैं एक व्यक्ति में भाषा का विकास। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्यक्ति में।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, स्पेशली टीचर भर्ती एग्जाम में कई बार पूछा गया है। व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम, है ना, व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम, ये टीचर भर्ती के एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है। देखो, अगर व्यक्ति में भाषा के विकास क्रम की बात करूं, ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति में भाषा के कौन से कौशल का विकास सबसे पहले होता है, कौन से कौशल का विकास सबसे बाद में होता है। तो देखो, इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, श्रवण, श्रवण के बाद आपका वदन, वदन के बाद आपका पठन, पठन के बाद आपका लेखन, श्रवण वदन पठन लेखन, ठीक है। देखो, श्रवण मतलब क्या होता है, श्रवण मतलब होता है जब का सुनना, श्रवण मतलब सुनना, वदन मतलब क्या होता है आपका बोलना, ठीक है, पठन मतलब क्या होता है जब का पढ़ना, और लेखन मतलब क्या होता है जब का लिखना, ठीक है, लिखना। श्रवण वदन पठन लेखन, अर्थात देखो, किसी भी व्यक्ति में भाषा के कौन से कौशल का विकास सबसे पहले होता है, श्रवण कौशल का, अर्थात व्यक्ति सबसे पहले सुनना सीखता है। उसके बाद वदन कौशल का, वदन मतलब बोलना, सुनने के बाद वो बोलना सीखता है। वदन के बाद वो पठन, पठन मतलब पढ़ना, तो आपका बोलने के बाद वो पढ़ना सीखता है। और पठन के बाद कौन से कौशल का विकास होता है, लेखन कौशल का, मतलब सबसे अंत में वो लिखना सीखता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किसी व्यक्ति में भाषा के कौन से कौशल का विकास सबसे पहले होता है या कौन से कौशल का विकास सबसे बाद में होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण वदन पठन लेखन, अर्थात व्यक्ति में सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास होगा, उसके बाद वदन का, उसके बाद पठन का, उसके बाद लेखन का, अर्थात व्यक्ति सबसे पहले सुनना सीखेगा, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद आपका लिखना। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? याद हो गया आपको भाषा को सीखने के 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम? जल्दी से कंफर्म करिए, ये चीजें आप लोग को याद हुई कि नहीं हुई, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताओ जी, वंदना, मेघा, विनीता, यहाँ तक याद हो गया? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने डेफिनेशन बताया था कि भाषा कैसे कहा जाएगा, फिर मैंने दृष्टिकोण बताया, फिर मैंने व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम बता दिया। आगे सबको समझ में? चलिए आगे बढ़ो। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा की विशेषता, आखिर भाषा की कौन कौन सी विशेषता होती है, और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आपसे पूछ सकता है कि इनमें से भाषा की कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं भाषा की विशेषता, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, भाषा की विशेषता को अभी हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। चलो देखिए, भाषा की विशेषता, भाषा, भाषा की विशेषता, अर्थात भाषा की कौन कौन सी विशेषता है, ठीक है, जिसको आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर मैं भाषा की विशेषता की बात करता हूँ, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला चीज ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज, पहला, भाषा, भाषा का, भाषा का मानक स्वरूप होता है, भाषा का मानक स्वरूप होता है, मानक स्वरूप होता है, भाषा का मानक स्वरूप होता है। ये पहला विशेषता हो जाएगा, भाषा का मानक स्वरूप होता है। जब भी मानक स्वरूप की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड रूप बोलते हैं ना। आपका मानक स्वरूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड रूप इसको बोला जाता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश से बोलते हैं। तो मानक स्वरूप जब भी आएगा तो मतलब समझ लेना कि उसका अपना व्याकरण है, अपना लिपि है, अपना व्याकरण और क्या उनका लिपि है। तो चूंकि भाषा का अपना व्याकरण और अपना लिपि होता है, इसी बेसिस पे हम लोग क्या बोलते हैं कि भाषा का मानक स्वरूप होता है। आप ही लोग बताओ, हिंदी व्याकरण बोलते हो, इंग्लिश ग्रामर बोलते हो, तो उसका ग्रामर है कि नहीं है, व्याकरण है कि नहीं है, तो यही क्या आपका मानक रूप है। इसी बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि भाषा का मानक स्वरूप होता है। तो पहला तो आप लोग को याद होगा, मानक स्वरूप किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि भाषा का अपना व्याकरण है, अपना लिपि है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा, दूसरा चीज देखो, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। रटना नहीं है, समझना है। भाषा क्या है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक क्या है, जब सामाजिक, भाषा एक सामाजिक, सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया है। अब ये कैसे सामाजिक प्रक्रिया, इसको समझते हैं। आप ही लोग बताओ, क्या कोई व्यक्ति भाषा को एक दिन में सीख सकता है क्या? नहीं। अगर व्यक्ति को भाषा को सीखना है तो उसको समाज में रहना पड़ेगा, समाज के लोगों के साथ घुल मिलकर और रहना पड़ेगा, उससे चीजों को सीखना पड़ेगा। सीखोगे जो भी उस वो समाज से सीखेंगे, उसको उसको बार बार दोहराना पड़ेगा। ये पॉसिबल कब है, जब वो कहाँ रहेगा, समाज में रहेगा, ठीक है। वही बोल रहा हूँ कि व्यक्ति एक दिन में भाषा को नहीं सीख सकता। अगर इसको भाषा को सीखना है तो उसको समाज में रहना पड़ेगा, समाज के लोगों से भाषा को सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद उसको बार बार दोहराना पड़ेगा। ये पॉसिबल कब है, जब वो समाज में रहेगा। इसीलिए भाषा कैसी प्रक्रिया है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। तीसरा, तीसरा देखते हैं, तीसरा, भाषा का प्रवाह, भाषा का जो प्रवाह होता है, भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है, कठिन से सरल की ओर। भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर, सरल की ओर होता है, सरल की ओर होता है। भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर अभी मैं आपसे पूछूं संधि के रिगार्डिंग, मैंने क्वेश्चन कर दिया, सपोज मैंने संधि या चलो रस छंद अलंकार से संबंधित मैंने क्वेश्चन कर दिया, जो आप लोग ने पढ़ा नहीं है, आप उसके बारे में जान नहीं रहे हो, आप उसके नियमों को नहीं जान रहे हो, तो मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग बता नहीं पाओगे।
दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर आप उसके नियमों को जान जाओगे, उसके बारे में पूरा पढ़ लोगे, तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से बता पाओगे। तो यही तो बोला गया कि भाषा का प्रवाह कठिन से सरल क्यों होता है। जब तक हम लोग भाषा के बारे में अच्छे से नहीं जानते रहते हैं, तब तक वो हमको कठिन लगता है। और जाहिर सी बात है, जैसे आप जान जाओगे तो कैसा लगेगा आपको, सरल लगेगा। सीधी सी बात है, जैसे आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हो, स्टार्टिंग में कंप्यूटर में आपको बोलेगा कि एक्सेल चलाओ, स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं आता तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा कैसे चलाना है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको सीखोगे तो आपको फिर सरल लगने लग जाएगा। वही चीज तो है ना। तो भाषा का प्रवाह कैसा होता है, आपका कठिन से सरल क्यों होता है, आगे से कुछ समझ में। तो ये आपका तीन विशेषता हो गया। चौथा विशेषता, भाषा का भाषा भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप है ना, अंतिम स्वरूप, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप स्वरूप नहीं होता, अंतिम स्वरूप नहीं होता। ये आप लोग को ध्यान रखना है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो अब इसको समझाने के लिए एक चीज लिख रहा हूँ। हमारी जगत जननी भाषा या आदि भाषा कौन सी भाषा है पता है जी, संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं के जननी या माता के नाम से जानते हैं। संस्कृत भाषा के बाद में किसका विकास हुआ था, पाली भाषा का विकास हुआ था। आगे पूरा पढ़ाऊंगा। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ था। प्राकृत भाषा के बाद आपका अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था, है ना। इसके बाद ना आपका अर्धमागधी, इसके बाद अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था। इसके बाद आपका पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था, किसका, पूर्वी हिंदी का। अब देखो केवल इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैंने इसको पूरा बताया हुआ है। हालांकि हम लोग जब हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ेंगे तो सबके बारे में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन मैं इस पॉइंट को बस बताने के लिए इसको लिखा हूं। देखो, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, नरका, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, तभी उसमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। देखो ना, आपका पहले संस्कृत था, संस्कृत के बाद पाली भाषा का विकास हुआ, उसके बाद प्राकृत भाषा का, फिर अपभ्रंश भाषा का, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, उसके बाद पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। तो भैया भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, तभी उसमें समय के साथ परिवर्तन या बदलाव हो रहे हैं। सपोज अंतिम स्वरूप होता तो भाषा में समय के साथ कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं होता, ध्यान रखना है ना। सपोज अंतिम स्वरूप नहीं होता, है ना, मतलब सपोज इसका अंतिम स्वरूप होता, सपोज अंतिम स्वरूप होता, तब उस केस में आज भी हम लोग किसको पढ़ते रहते, संस्कृत को ही पढ़ते रहते, है ना। भाषा में जो परिवर्तन हो रहा है, भाषा में समय के साथ जो बदलाव हो रहा है, किस विशेषता के कारण हो रहा है, क्योंकि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अगर सपोज अंतिम स्वरूप होता तो आज भी हम लोग किसको पढ़ते रहते, आज भी हम लोग संस्कृत को ही पढ़ते रहते हैं ना। तो समय के साथ जो भाषा में चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है, क्योंकि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। आशा कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। पांचवा, पांचवा देखते हैं, पांचवा कौन सी भाषा का विशेषता हो जाएगा, भाषा की विभिन्न संरचनाएं होती है, भाषा की विभिन्न विभिन्न संरचनाएं होती है, भाषा की विभिन्न संरचनाएं होती है, भाषा की विभिन्न संरचनाएं होती है। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। मतलब अलग अलग भाषा का अपना अलग व्याकरण होता है, अपना अलग लिपि होता है। इसके बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि भाषा की विभिन्न संरचनाएं होती है, ठीक है। जैसे कि आपका पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग संरचना हुआ कि नहीं हुआ, इसी बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि आपका भाषा की विभिन्न संरचनाएं होती है। आशा कर रहा हूँ ये विशेषता समझ में आ गया होगा। पहला, भाषा का मानक स्वरूप होता है, किस बेसिस से बोल रहे हैं, क्योंकि भाषा का अपना व्याकरण और अपना लिपि होता है। फिर मैंने बताया कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब अगर आपको भाषा को सीखना है तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा, समाज के लोगों को देखना पड़ेगा, उनसे चीजों को सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद उसको बार बार दोहराना पड़ेगा, और ये पॉसिबल कब है, जब आप समाज में रहोगे। तीसरा मैंने बताया कि भाषा का प्रवाह कठिन से सरल क्यों होता है, मतलब जब तक आप भाषा के नियमों को, ग्रामर को, है ना, अच्छे से नहीं जानते रहते हैं, तब तक आपको वो कठिन लगता है, लेकिन जब आप जान जाते हैं तो आपको सरल लगने लग जाता है। फिर मैंने बताया भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, बिल्कुल सही है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, तभी उसमें समय के साथ परिवर्तन या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज अंतिम स्वरूप होता है तो आज भी हम लोग हमारी जो जगत जननी भाषा संस्कृत को ही पढ़ते रहते हैं। फिर मैंने आप लोग को बताया कि भाषा की विभिन्न संरचनाएं होती है, अर्थात अलग अलग भाषा का अपना अलग व्याकरण और अपना अलग लिपि होता है। बताओ जल्दी से, वंदना, मेघा और विनीता, यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कंफर्म कर दीजिए जल्दी से, मुझे कंफर्म कर दीजिए यहाँ तक आप लोग को चीजें समझ में आई कि नहीं आई। आ गया। अब बता लोगे भाषा की कौन कौन सी विशेषता है, रटने की जरूरत नहीं है, बस जो समझाया ना उसी प्रकार से आप लोग को चीजों को समझना है। आगे सब कुछ समझ में, तो ये हमारा भाषा की विशेषता भी हो गया, हो गया जी। भाषा की विशेषता भी हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बोली किसे कहते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, आ गया ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं किसके बारे में, बोली के बारे में, है ना। ये तो मैंने भाषा के बारे में बता दिया, आखिर भाषा होता क्या है, भाषा की विशेषता क्या है, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, ठीक है। आपका व्यक्ति में भाषा का विकास कैसे होता है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बोली के बारे में। कल मैंने पूरा सिलेबस से बताया था क्या क्या चीजों को पढ़ना है ना। तो वही सब चीजों को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बोली के बारे में, किसके बारे में, बोली के बारे में,
ठीक है, बोली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं बोली क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है बोली से। जैसे आप छत्तीसगढ़ जीएस का भी क्वेश्चन करोगे ना, छत्तीसगढ़ जीएस को भी अगर आप पढ़ोगे तो वहां भी आप लोग को जो विशेष अंचल में बोले जाने वाले जो बोलियां हैं उसके नाम को भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे कि सरगुजा अंचल में जो आपका जसपुर है ना, जसपुर जसपुर में देखा जाए, जसपुर में आपको सदरी बोली का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जैसे कि सरगुजा अंचल में जो उराव जनजाति के लोग निवास करते हैं वो कुड़ुक बोली का प्रयोग करते हैं। बस्तर अंचल में गोंड जनजाति के द्वारा हल्बी, भतरी, गोंडी ये सब बोली का प्रयोग किया जाता है ना, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो जब आप छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ोगे तो वो सब बोलियों के नाम आप लोग को याद करना है। फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं बोली क्या होता है। तो बोली तो भाषा की प्राथमिक इकाई को, भाषा की प्राथमिक इकाई को, भाषा की प्राथमिक इकाई को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। भाषा की प्राथमिक इकाई को बोली कहा जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बोली किससे कहेंगे? भाषा की प्राथमिक इकाई को बोली कहा जाता है। आगे आपको ध्यान रखना है कि बोली सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। बोली क्या होती है? बोली सामान्य बोलचाल की, बोली सामान्य बोलचाल की ना, बोली सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। बोली सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, मतलब बोली का प्रयोग सामान्य बोलचाल में होता है। जैसे कि देखो, अगर मैं आप लोग को बोलूं टमाटर है ना, टमाटर को आप किस प्रकार या किस नाम से घर में इसका प्रयोग करते हो? तो टमाटर को आप लोग क्या बोल देते हो? पताल बोल देते हो। क्या बोलते हो? पताल। जैसे कि बात करो बैगन, बैगन को आप क्या बोल देते हो? बैगन को बोल देते हो आप भाटा, बोलते हो भाटा। उसी प्रकार जैसे कि बात कर रहा हूँ आपका कद्दू, कद्दू को आप क्या बोल देते हो? कद्दू को मखना बोल देते हो, या आप कुम्हड़ा बोल देते हो, वैसा बोलते हो ये कुम्हड़ा। तो ये सब क्या है? ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा है। ये तो सब क्या है? आपको सामान्य बोलचाल की भाषा है। जैसे कि भिंडी, भिंडी को आप क्या बोलते हो? रमकेलिया बोल देते हो। तो ये क्या आपको सामान्य बोलचाल की भाषा है ना। तो बोली एक सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। भाषा की प्राथमिक इकाई को बोली कहा जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ऐसा पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आप क्या बताओगे? वर्ण बताओगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल ध्यान रखना भाषा की प्राथमिक इकाई बोलेगा तो क्या बताओगे आप? बोली बताओगे। आगे बात करते हैं, जैसे ही बोली अपना विस्तार करती है, जैसे ही बोली अपना क्या करती है? विस्तार करती है। जैसे ही बोली अपना विस्तार करती है, विस्तार करती है, किस में बदल जाती है जी? भाषा में बदल जाती है। ठीक है, भाषा में बदल जाती है। जैसे ही बोली अपना विस्तार करती है, किस में बदल जाती है? भाषा में बदल जाती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसका मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि देखो, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ हो गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ के अब सभी क्षेत्रों में, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में किसका? छत्तीसगढ़ी है ना, छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली का क्या हो गया? विस्तार हो गया। इसीलिए क्या कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ी बोली को राजकीय भाषा का क्या कर दिया गया है? दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 नंबर को क्या मनाते हैं जी? आपका राजकीय भाषा दिवस। हमारे छत्तीसगढ़ में ना राजकीय भाषा दिवस हम लोग मनाते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोली ने पूरे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में अपना विस्तार कर लिया है, इसलिए छत्तीसगढ़ी बोली को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 28 नंबर को छत्तीसगढ़ी राजकीय भाषा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आप लोग को पता भी होगा। तो मैंने यही तो बोला है, मैंने क्या बोला कि जैसे ही बोली अपना विस्तार करती है वो कैसे बदल जाती है? भाषा में बदल जाती है। किसमें? जब आपका भाषा में बदल जाती है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को तथ्य समझ में आ गए होंगे। आखिर बोली किसे कहेंगे? तो भाषा की प्राथमिक इकाई को बोली कहा जाता है। बोली एक सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है, और जैसे ही बोली अपना विस्तार करती है वो किस में बदल जाती है? आपका भाषा में बदल जाती है। ठीक है, आगे सबको समझ में। एक चीज और पढ़ लेते हैं, अब इसके बाद जानेंगे भैया भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। अभी आपने बोली के बारे में जान लिया, इससे पहले मैंने भाषा के बारे में आप लोगों को बताया था। अब हम लोग जानते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं भाषा और बोली में अंतर। देखिए, भाषा और बोली में अंतर, भाषा और बोली में अंतर, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं। भाषा और बोली में क्या क्या अंतर होता है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, अब जब भी अंतर वाली बात होती है तो बढ़िया आपको उसको कॉलम के थ्रू ऐसे पढ़ना है ना। इसमें चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। 2 कॉलम बना लो, अंतर अगर आप पढ़े तो 2 कॉलम बना लो और कॉलम में लिखते चलो। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन करते हुए पढ़ोगे ना तो जल्दी याद हो जाता है। चलो, एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ? एक तरफ मैंने लिखा भाषा, और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया जी? बोली। एक तरफ मैंने भाषा लिखा और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया? बोली लिख दिया। चलो, अब तुरंत इसको आप लोग को याद करना है। पहला चीज भाषा का मानक स्वरूप होता है। भाषा का मानक स्वरूप
मानक स्वरूप होता है। मैंने बताया था मानक स्वरूप मतलब क्या होता है, क्योंकि भाषा का अपना व्याकरण और लिपि होता है, इस बेसिस पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाषा का मानक स्वरूप होता है। लेकिन ध्यान रखना, बोली का मानक स्वरूप नहीं होता। कुछ कुछ बोलियों का आपको देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि संपूर्ण बोलियों का मानक स्वरूप होगा, मतलब संपूर्ण बोलियों का अपना व्याकरण और लिपि नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पास बोली का मानक स्वरूप नहीं होता, कुछ कुछ का हो सकता है लेकिन संपूर्ण का नहीं होता। तो बोली का मानक स्वरूप है ना, बोली का मानक स्वरूप नहीं होता, बोली का मानक स्वरूप नहीं होता। जैसे कि देखो, हमारे छत्तीसगढ़ी बोली की बात करें, हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है, उसका भी व्याकरण इनकम्प्लीट है, अधूरा है, पूरा कंप्लीट व्याकरण नहीं है जी, है ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बोली का मानक स्वरूप होगा मतलब बोली का अपना व्याकरण और लिपि होता है। कुछ कुछ का हो सकता है लेकिन आपका संपूर्ण बोलियों का नहीं होता, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसी बेसिस से बताया जा रहा है कि बोली का मानक स्वरूप नहीं होता। दूसरा दूसरा भाषा का क्षेत्र, भाषा का भाषा का जो क्षेत्र होता है, ये कैसा होता है आपका, दीर्घ एवं विस्तृत होता है। दीर्घ एवं क्या होता है, विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र दीर्घ एवं विस्तृत होता है। जैसे कि देखो, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, तो हिंदी का प्रयोग पूरे भारतवर्ष में होता है। लेकिन जैसे कि छत्तीसगढ़ी बोली की बात करते हैं, तो क्या बताओ, छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग पूरे पूरे भारतवर्ष में होता है? नहीं होता, केवल छत्तीसगढ़ अंचल में ही होता है ना। तो ध्यान रखना, आपका बोली का क्षेत्र लघु एवं सीमित होता है। बोली का क्षेत्र, बोली बोली का क्षेत्र क्या होता है आपका, लघु एवं सीमित होता है। क्या होता है आपका, लघु लघु एवं सीमित होता है। बोली का क्षेत्र कैसा होता है जी, लघु एवं सीमित होता है। सीधी सी बात है यार, छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग क्या आप पूरे भारतवर्ष में करते हो? नहीं, केवल छत्तीसगढ़ अंचल में इसका प्रयोग आपको देखने को मिलता है, जनरली देखा जाए तो, है ना। आगे बात करते हैं तीसरा तीसरा। अब देखो, भाषा का क्षेत्र दीर्घ और विस्तृत है, इससे बोलने वालों की संख्या। तो भाषा को बोलने वालों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि भैया इसका क्षेत्र क्या है, दीर्घ और विस्तृत है। जैसे कि हिंदी भाषा को बोलने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, पूरे भारतवर्ष में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ी बोली को बोलने वाली संख्या की इसकी संख्या बहुत ज्यादा है क्या? नहीं है, इसकी तो कम है, केवल छत्तीसगढ़ अंचल में इसका प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना आपका, चूंकि बोली का क्षेत्र लघु और सीमित है, तो इसको बोलने वालों की संख्या कम होती है। इसको बोलने वालों की संख्या, इसे बोलने वालों की संख्या क्या होती है जी, आपका कम होती है। इसे बोलने वालों की संख्या क्या होती है, कम होती है। आप लोग को ध्यान रखना है, याद हो गया। चलो आगे बात करते हैं चौथा 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 भाषा का जो प्रयोग होता है, ये शासन प्रशासन के कार्यों में होता है। कहाँ, शासन प्रशासन के, ठीक है, शासन प्रशासन के कार्यों में होता है। भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन के कार्यों में होता है, ध्यान रखना। जबकि बोली का प्रयोग है ना, वो सामान्य बोलचाल में होता है। मैंने पढ़ा भी था आप लोग को, ठीक है। तो बोली का प्रयोग सामान्य बोलचाल में होता है। बोली का प्रयोग किस में होता है, जब सामान्य बोलचाल में, सामान्य बोलचाल में बोली का प्रयोग सामान्य बोलचाल में होता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन कार्यों में होता है, जबकि बोली का प्रयोग सामान्य बोलचाल में होता है। आगे बात करते हैं पांचवा पांचवा भाषा के अंतर्गत भाषा के अंतर्गत बोली एवं उपबोली आती है, ठीक है। बोली बोली एवं उपबोली आती है। भाषा के अंतर्गत बोली एवं उपबोली आती है जबकि जबकि बोली के अंतर्गत भाषा नहीं आता। जबकि बोली के अंतर्गत बोली बोली के अंतर्गत भाषा नहीं आता। बताओ, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? सीधी सी बात है, सिंपल सा है। भाषा का मानक स्वरूप होता है और बोली का मानक स्वरूप नहीं होता। भाषा का क्षेत्र दीर्घ और विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र लघु और सीमित होता है। भाषा को बोलने वाले की संख्या ज्यादा होती है, बोली को बोलने वाले की संख्या कम होती है। भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन के कार्यों में होता है, बोली का प्रयोग सामान्य बोलचाल में होता है। भाषा के अंतर्गत बोली एवं उपबोली आती है, जबकि बोली के अंतर्गत आपका भाषा नहीं आता। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? वंदना, मेघा और विनीता, कंफर्म करिए जल्दी से एक बार मुझे, यहाँ तक आप लोग को चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आया समझ में? चीजें याद हुई ना, साथ साथ याद हो रही चीजें बता रहा हूँ। और एक्स्ट्रा चीजें आप लोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना आप लोग को बताया जाएगा उसी सब चीजों को याद करिए। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। चलो, एक का तो आंसर आ गया, वंदना जी का, विनीता जी का भी आ गया। बताओ जी, मेघा जी आ गया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, आप लोग को? स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को कमल का, बादल का, समुद्र का, रात्रि, किरण, चांदनी, ये सब के पर्यायवाची आप लोग को याद कराए।
देखो ना, समुद्र का मैंने याद करा है, समुद्र के बाद रात्रि का, किरण का, चांदनी का मैंने आप लोग को याद करा है। फिर मैंने आप लोग को भाषा के बारे में बताया, आखिर भाषा किसे कहते हैं, धातु के बारे में बताया, धातु होता क्या है। फिर मैंने आप लोग को बताया भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने बताया एक व्यक्ति में भाषा का विकास कैसे होता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, कौन से कौशल का विकास सबसे पहले होता है, कौन से कौशल का विकास सबसे बाद में होता है। फिर मैंने आप लोग को बताया भाषा की कौन कौन सी विशेषता है। फिर मैंने आप लोग को बताया भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आप लोग को बता दी है। अब जल्दी से आप क्या करोगे, एक पेज ओपन करिए। हाँ, बोली क्या होता है, बोली भी बता दिया, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है ये बता दिया। एक पेज ओपन करेंगे फटाक से, छोटा सा एक पेज ओपन करिए, है ना। इसमें आप लोग को पहला से पांचवा नंबर तक, 1 2 3 4 5 छठवां नंबर तक आपको ऐसे नंबर वो बना लेना है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, पूरा आप लोग को ये आपको नंबर बना लेने हैं। अब मैं क्वेश्चन जो करूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा, पहला क्वेश्चन मैं बोलूंगा तो उस क्वेश्चन के आंसर जो भी होगा आपको उस पहला में लिखना है कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। चलो, अब मेरा पहला क्वेश्चन है, बिना देखे आप लोग को बताना है, मतलब केवल कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे आप, जिसमें लिख रहे हो उसमें आप लोग नंबर डाल के उसका आंसर लिखेगा, कमेंट सेक्शन में किसी को नहीं बताना है। चलो, आप लोग को बताना है। आप बताओगे मारीची, मारीची का अर्थ क्या होता है, मारीची का अर्थ क्या होता है, पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग को लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भाषा की प्राथमिक इकाई, भाषा की प्राथमिक इकाई क्या कहलाती है, भाषा की प्राथमिक इकाई क्या कहलाती है, दूसरा प्रश्न। तीसरा, भाषा किसका समूह होता है, तीसरा क्वेश्चन है, भाषा किसका समूह होता है, भाषा किसका समूह होता है, ये तीसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, चौथा प्रश्न, इसका आप लोग को आंसर बताना है। भाषा के कौन से कौशल का विकास, भाषा के कौन से कौशल का विकास व्यक्ति में सबसे अंत में होता है, भाषा के कौन से कौशल का विकास व्यक्ति में सबसे अंत होता है। पहले बता रहा हूं, देखो मरीची का अर्थ क्या होता है ये आपको लिखना है। दूसरा, आपका भाषा की प्राथमिक इकाई को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तीसरा है भाषा किसका समूह होता है ये बताना है। चौथा, एक व्यक्ति में भाषा के कौन से कौशल का विकास सबसे अंत में होता है, चौथा प्रश्न। पांचवा, जीमूत किसका पर्यायवाची होता है, जीमूत किसका पर्यायवाची होता है ये आप लोग को बताना है। छठवां आप लोग को बताना है, छठवां आप लोग बताओगे निशीथ, निशीथ किसका पर्यायवाची होता है, निशीथ किसका किसका पर्यायवाची होता है, छठवां प्रश्न। सातवां, ज्योत्सना, ज्योत्सना किसका पर्यायवाची होता है, ज्योत्सना किसका किसका पर्यायवाची होता है, ज्योत्सना किसका पर्यायवाची होता है, ये आपका सातवां प्रश्न। आठवां, जिज्ञासु का अर्थ क्या होता है आपको लिखना है, जिज्ञासु का अर्थ क्या होता है ये आप लोग को लिखना है। चलो, ये 8 क्वेश्चन है, आशा कर रहा हूँ सबने बना लिए होंगे, आंसर लिख लिए होंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका आंसर हम लोग चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, कंफर्म करो मेघा, विनीता, वंदना, जल्दी से बताओ कि आप लोगों ने इसके आंसर लिख लिए। मैं आंसर बताते चलूं, चेक करें। चलो बताओ एक बार जल्दी से, मुझे कंफर्म करिए फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ जी, फटाक से। चलो, इसके बाद एक से 2 क्लास और फिर हमारा पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। मे भी 2 क्लास लग जाएगा, फिर पहला टॉपिक खत्म, उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक में जाएंगे हम लोग। सबका आंसर हो गया, मेघा, विनीता, वंदना। चलो, हो गया, सब लिख लिया आंसर बिना देखे ना। पहले तो बताओ, अगर देख के लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा। वैसे मारीची हो गया, मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। तो मारीची का अर्थ क्या होता है, मारीची का अर्थ क्या होता है, तो मारीची का अर्थ क्या होता है आपका सूर्य। मरीची मतलब होता है किरण, मारीची मतलब सूर्य, है ना। मारीची मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। और मारीच मतलब क्या होता है आपका, हाथी होता है। तो पहला का आंसर क्या आएगा, सूर्य आएगा। दूसरा, भाषा की प्राथमिक इकाई क्या कहलाती है, बोली कहलाती है, दूसरा का आंसर। तीसरा, भाषा किसका समूह होता है, भाषा ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है। एक व्यक्ति में भाषा के कौन से कौशल का विकास सबसे अंत में होता है, तो आपका लेखन या लिखना, है ना, लेखन या लिखना, इस कौशल का विकास सबसे अंत में होता है। जीमूत किसका पर्यायवाची होता है, बादल का, मैंने पढ़ा, आज ही पढ़ा है ना। निशित किसका पर्यायवाची होता है, रात्रि का, मैंने आज ही पढ़ा है आप लोग को। आगे बात करते हैं उसके बाद, ज्योत्सना किसका पर्यायवाची होता है, चांदनी का, आज ही पढ़ा है आप लोग को ना। आगे बात करते हैं जिज्ञासु का अर्थ क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जिन्होंने लिखा है गलत है, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अगर लिखा है, रखने वाला व्यक्ति, तभी आपका आंसर सही होने वाला है। चलो बताओ जल्दी से, किसका 8 में 8 सही है, नंबर जल्दी फटाफट बताओ, किसका 8 में 8 सही है, नंबर कितना कितना आया, फटाफट बताओ। वंदना जी का 7 नंबर आया, वंदना 7 नंबर, चलो बहुत बढ़िया वंदना, एक गलत कर लिए। चलो कोई बात नहीं, कौन सा गलत था थोड़ा देखिएगा। चलो, एक का तो आंसर मिल गया, जल्दी बताओ जी बाकी सब, फटाफट आंसर करो। अच्छा, विनीता जी,
विनीता का भी आपका 7। अच्छा, ज्योत्सना किसका पर्यायवाची भूल गए थे क्या? ये तो पढ़ाया था, ये देखो ना, ये तो मैंने पढ़ाया था। आप लोग देखो यहाँ पास ज्योत्सना, यहाँ पास लिखा है, देखो मैंने ज्योत्सना किसका पर्यायवाची? चांदनी का पर्यायवाची। इसलिए बोलता हूँ ध्यान से एकदम सुनते रहे। चलो बताओ जी मेघा जी, फटाक से बताइए, आप ही का बस बचा हुआ है। मेघा जी जल्दी बताओ, आपका बस बचा हुआ है। इन दोनों का नंबर तो हमको पता लग गया, कितना आपने सही किए, कितना आपने सही किए। चलो, वरना जी लेट में ज्वाइन किए हूँ, इसलिए बोलता हूँ आप लोग ना समय से ज्वाइन करो सब क्लासेस वगैरह, आप लोग लेट से ज्वाइन करते हो जी। चलो जल्दी से मेघा जी आप आंसर करिए, कितना नंबर आपने लाया, कितना नंबर आपका बना? मेघा आपका 6 नंबर, आपका दो गलत हो गया। दो कौन कौन सा गलत हो गया? देखिएगा कौन सा दो आपसे नहीं बना। ठीक है, बाकी जितना भी आज मैंने पढ़ाया है कल की क्लास में आप लोग को पूरा याद होने चाहिए। कल हम लोग इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, मतलब 2 दिन और लगेगा, भाषा बहुत खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग व्याकरण पोर्शन में जाएंगे, है ना, व्याकरण पोर्शन में जाएंगे। अच्छे से पढ़िए और पढ़ना नहीं पड़ेगा, बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिए, है ना। जो टास्क दिया जा रहा है उस टास्क को आपको करना है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और इसका पीडीएफ ना आपको कंटेंट सेक्शन में जाओगे ना तो मिल जाएगा, मैं आपको आधा घंटा के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा इसका पीडीएफ। बाकी अपने से भी आप लोग बढ़िया नोट्स बनाइए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।